जो है सारे स्क्रैप कर दिए। एनीवेज, गैम्बलिंग के बारे में कहा जाता है, जैसे आपने पत्ते पे लगाए पैसे कि मेरे इतने आ जाएंगे, पत्ते बेसिकली नहीं, मैं बहुत प्योर गैम्बलिंग की तरफ जाता हूँ। प्योर गैम्बलिंग वो है जैसे आपने कहा यार एक सिक्का उछालते, हेड आ गया तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, टेल आई तो तुम मुझे 10 रुपये देना और हम कोई 15-20 मिनट 50 मिनट हम खेलते रहे। हो सकता है आपने 500 कमा लिया, हो सकता है मैंने, अगले दिन ये होगा तो हो सकता है मैं ज़्यादा कमा लूँ, अगले दिन आप कमा लें। ये एक बहुत प्योर सी एक एक्टिविटी है गैम्बलिंग की। या आप स्लॉट मशीन पे आप चले जाएं, स्लॉट मशीन या रोलेट मशीन आपने देखी है? रोलेट मशीन जो देखी है वो घूम रहा होता है, फिल्मों में तो देखा ही होगा ना, उसमें आप मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, तो आप कह रहे हैं मैंने 21 नंबर पे शर्त लगाई है तो आप वो बॉल फेंकेंगे, अगर 21 नंबर पे आ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो पैसे आपके डूब जाएंगे। ब्लैक जैक के बेशुमार कैसीनो में 1000 तरह की एक्टिविटीज है। गैम्बलिंग को कहते हैं अ हाई रिस्क एक्टिविटी, अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का क्या मतलब है? यू एंड अप मेकिंग और हिटिंग अ जैकपॉट, बहुत पैसे मिल जाएं, और यू एंड अप लूजिंग योर शर्ट, जो कि अक्सर जुआरी जो है सब कुछ झाड़ कर निकलते हैं। सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मैं आपसे अगर ये पूछूं गैम्बलिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाई रिवॉर्ड को भी छोड़ दें। व्हाई इज गैम्बलिंग अ हाई रिस्क एक्टिविटी? दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू नीड टू गिव मी एन आंसर जो इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए और जो मेरे क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई कर दे। हाँ, अनसर्टेनिटी है। क्यों है अनसर्टेनिटी? व्हाट इज लक? क्या बात, जबरदस्त, ठीक है, जो लिखी गई है। यानी आप अगर मैं सिक्का उछालता हूँ और हेड आता है तो ये कहीं आपका ख्याल है कि फरिश्तों ने बैठ के आपसे 4.5 अरब साल पहले लिखा था कि मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठकर एक सिक्का उछालूंगा, वो हेड आएगा या टेल आएगा? ये एक्चुअली लौह महफूज पे लिखा हुआ है। अल्लाह माफ करे। अच्छा ठीक है, ओके, इसको तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन चलें, ये क्या आप इसके लिए कोई एविडेंस दे सकते हैं मुझे? नहीं दे सकते, तो ये आपका बिलीफ है ना, एविडेंस नहीं है ना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसकी आप मुझे एविडेंस दे सकें और वो एविडेंस टेस्ट हो सके। अगर वो एविडेंस आप नहीं दे सकते तो फिर ये बेसिकली एक बिलीफ है, जो कि आपका कुछ हो सकता है, आपके साथ वाले बैठे का कुछ हो सकता है, उसका कुछ हो सकता है। इट हैज़ नथिंग, इट हैज़ नो यूनिवर्सल कॉनिटेशन। ठीक हो गया? तो लक से आगे निकलते हैं। आपने कहा अनसर्टेनिटी है, मैंने पूछा अनसर्टेनिटी क्यों है, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। मैं सवाल करता रहूँगा जब तक आप मुझे सही जवाब नहीं दे देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिक्के उछालने से क्या लेना देना? तो वो नहीं लाता तो फिर हर वो चीज जो आपको या तो आबाद कर दे, बर्बाद कर दे। आबाद कर दे, बर्बाद कर दे, क्यों? मैं देखें, ये इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होना चाहिए, बट आई कीप आस्किंग क्यू अ फ्यू टाइम्स व्हाई। हाँ सॉरी, ये माइक में ला रहा हूँ। हाँ, क्या नहीं होगा? देखो, हमने फैसला कर लिया कि आप लक के ऊपर खेल रहे हैं, जिसका लक के बारे में आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, लक है, सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों है ये? सर शायद मैं 100% कि मेरा ही आएगा। वो कोई नहीं होता। सर या तो एडिक्शन हो सकता है या थ्रिल हो सकता है। नहीं, एडिक्शन या थ्रिल तो एक बात की बात है ना। मैं तो कह रहा हूँ गैम्बलिंग इज़ अ हाई रिस्क। अब सवाल आप मेरा सुन नहीं रहे। असल में मसला ये है कि आप लोग जवाब, हमारे यहाँ एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम सवाल नहीं सुनते लेकिन जवाब देना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, गैम्बलिंग इज अ हाई रिस्क एक्टिविटी। एग्री करते हैं आप इससे? किसी को इख्तलाफ है इससे? नहीं। सो इस्टेब्लिश हो गया एक एन ओपिनियन, अ फैक्ट दैट गैम्बलिंग इज हाई रिस्क। ये हाई रिस्क क्यों है? आखिर क्या चीज़ है जो गैम्बलिंग को हाई रिस्क बनाती है? क्योंकि इसमें आपका लॉस होता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो तो 100 नहीं, कुछ का प्रॉफिट भी हो सकता है। 50% पॉसिबिलिटी नहीं होती। मैं सिक्का 10 दफ़ा उछालूंगा, क्या 5 दफ़ा हेड 5 दफ़ा टेल आएगा? पॉसिबल कोई 50-50 नहीं है, वो कुछ भी पॉसिबिलिटी। आप इसके साथ खेलते हो सकता है 9 दफ़ा हेड आए, मेरे साथ खेलो हो सकता है 10 दफ़ा हेड आए, हो सकता है 3 दफ़ा हेड आए। प्रोबेबिलिटी और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑर्गेनाइज नहीं है। सिर्फ 50-50 नहीं है 50-50 ना। 50-50 एक दफ़ा में 50-50 है, हर दफ़ा में 50-50 नहीं है। जब आप 10 फ्लिप, आपने स्टैटिस्टिक्स कोई पढ़ ही रहा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएगी जी। अगेन
प्रोबेबिलिटी के मेजर पे भी देयर इज अ प्रॉब्लम है ना। दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी बराबर है, इसका मतलब है आप कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। अगर एक फ्लिप ऑफ अ कॉइन भी है, बारिश होनी है या नहीं होनी, ठीक है। अब मैं आपके लिए ज़िंदगी आसान कर देता हूँ। 99% एक सेकेंड ना, बारिश होनी है या नहीं होनी, हेड आना है या टेल आना है, इन दोनों में फ़र्क क्या है इन दोनों स्टेटमेंट्स में? एक नेचर है तो आर्टिफिशियल नहीं 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 हाँ, एविडेंस होता है और उम्मीद नहीं होता। इसमें कोई उम्मीद तो दोनों सूरतों में है ना। सर पहले, हाँ। पहले में एविडेंस को देखा जाता है कि माहौल एनवायरनमेंट को देख के, आई चले स्लोली आप उस तरफ जा रहे हैं अभी। और दूसरे में पता नहीं कि क्या होगा। क्यों? फर्क दोनों सिनेरियोज में फ़र्क ढूंढने क्या है? अच्छा, ये क्रिटिकल थिंकिंग है ना, यही क्रिटिकल थिंकिंग है और कुछ नहीं है। मैंने 2 सिनेरियोज दे दिए, दोनों में बात मैं एक ही कर रहा हूँ, बारिश होनी है या नहीं होनी, हेड आएगा या टेल आएगा, और मैं कह रहा हूँ ये बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं। क्या फ़र्क है मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। हमें पहले से ही बताया गया है कि ये रिस्की है, तो ये ऑलरेडी नहीं। इफेक्ट बन रहा है। बारिश हम प्रिडिक्ट करते हैं सर, मालूम करते हैं मौसम की वजह से सर, उसमें एविडेंस है और क्वीन में सर एविडेंस नहीं है। सर वो ज़मीन की प्लेटें पहले बता देती हैं कि इससे हम ज़मीन की प्लेटें बता देती हैं मतलब उनसे हमें पता चल जाता है क्या? पहले बारिश का? बारिश यार क्या हो गया, तुम कौन सी जियोलॉजी पढ़ रहे हो जिसमें ज़मीन की प्लेटें बता रही होती हैं तुम्हें कि बारिश होनी है कि नहीं होनी? ऐसे तो ना करो ना यार। टेक्टोनिक प्लेट्स का बारिश से क्या लेना देना? सीज़निक प्लेट्स के बाद हाँ, वो ज़लज़ले और बारिश में तो मिस कर, 2 चीज़ें आपस में। अच्छा चले, आपने एविडेंस का लफ्ज़ यूज़ किया। एविडेंस से ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और लफ्ज़ है जो शायद आपको चीज़ समझने में मदद दे। दैट सिंपल वर्ड इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ रॉन्ग विद गैम्बलिंग? यू हैव नो इन्फॉर्मेशन। आपको नहीं पता कि अगली दफ़ा हेड आएगा या टेल आएगा, अनलेस आपने सिक्का जो है वो डाला इस तरह हो कि हर दफ़ा हेड आना हो, तो और बात है। नाउ यू हैव सम इन्फॉर्मेशन। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से गैम्बलिंग एक हाई रिस्क एक्टिविटी है। द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मेक इट अ हाई रिस्क एक्टिविटी। नेक्स्ट स्टेज पे आ जाए। गैम्बलिंग से अगली स्टेज क्या होती है? वी कॉल इट स्पेकुलेशन। उर्दू में आप उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है सट्टा। पश्तो में क्या कहते हैं सट्टे को? हम खेलते ही नहीं है ना सट्टा। क्या? हाँ, उमर कहते हैं। उमर तो कोई और चीज़ नहीं होती। अच्छा चलो, हैं गैम्बलिंग नहीं, मैं स्पेकुलेशन पे आ रहा हूँ। स्पेकुलेशन की कोई एग्जांपल देगा मुझे? स्पेकुलेशन या सट्टे की कोई एग्जांपल? सर ये जो मैचेस में लगाते हैं, जो मैचेस में लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? किस बेस पे? परफॉर्मेंस, टीम स्ट्रेंथ, पिच कंडीशंस, बॉल। देयर इज इंफॉर्मेशन, बट इज इट कंप्लीट इंफॉर्मेशन? स्पेकुलेशन है। आपने कौन सा स्टॉक खरीदना है, ये चला मैं एक और मिसाल से आपको, आप किसी को पता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ पता है? शेयर ट्रेडिंग खरीदना बेचना। ओके, किसी ने खरीदे बेचे हैं कभी? नहीं बेचे, चलो मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, स्पेकुलेशन में यू हैव सम इंफॉर्मेशन। जब बेटिंग आप कर रहे होते हैं, सो यू आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन बट नॉट ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन। इसी वजह से क्या होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, कभी बांग्लादेश जीत जाता है। ऑस्ट्रेलिया इवन टीमों के बारे में और मसला हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कौन जीतेगा ज़रा मुश्किल है फैसला करना। बांग्लादेश अफगानिस्तान में अब आजकल कौन जीतेगा मुश्किल हो जाएगा फैसला करना। आप तुक्के लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, बट ये स्पेकुलेटिव है, इट कैन चेंज। द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड बिजनेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? किसी को बिजनेस की डेफिनेशन पता है? नहीं यार, इतनी मुश्किल नहीं, कोई आसान सी कोई पता? बिजनेस की कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन? जिसमें इंफॉर्मेशन नो सर, ओके, बिजनेस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। जिसमें लॉस और प्रॉफिट बिजनेस इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, अब आप देखें चीज क्या मिसिंग, चीज क्या कॉमन है तीनों के अंदर? यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क। रिस्क कहां से आता है?
मैं आपको बिजनेस एग्जांपल से थोड़ा ले जाना चाह रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। अब रिस्क कहाँ से आता है? रिस्क की सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन। जूं आप इंफॉर्मेशन बढ़ाते जाएंगे रिस्क कम होता जाएगा। जूं आपकी इंफॉर्मेशन कम होती जाएगी रिस्क बढ़ता जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों पे आप यकीन रखते हैं, जिन चीज़ों के आप फैसले करते हैं, आप बता सकते हैं उसमें किस चीज़ के बारे में आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और किस चीज़ के बारे में आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है? किस चीज़ के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? लेट्स लुक एट योर डेली लाइफ। कल आप पिछले हफ्ते साइंस और रिलीजन आपने पढ़ा? ओके। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन की बेसिस क्या है? थोड़ा और पीछे चलते हैं। ओके चलो मान लेते हैं, लेकिन और पीछे चलते हैं थोड़ा। रिलीजन इज बेसिकली divine, yes, belief in divinity. Divine is what? Is metaphysical, isn't it? Divine is metaphysical, ना? Physical तो नहीं है, या किसी के ख्याल में फिजिकल है? आप में से किसी के पास किसी मेटाफिजिकल चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है? Okay. So does it make it a high risk activity? Is information absent? If information is absent, can you process that information? No. So what you believe is a very, belief जो है ना, belief itself is a very, very critical, a very dangerous concept. Because when you start believing something, इसका मतलब ये है कि आप information को वहाँ से निकाल रहे हैं। ये सिर्फ religion से मखसूस नहीं है, आपके cultural beliefs हो सकते हैं, आपके social belief हो सकते हैं, आपके एंथ्रोपोलॉजिकल बिलीफ्स हो सकते हैं। लेकिन जब भी लफ्ज़ बिलीफ आ जाएगा तो इसका मतलब है आपने इन्फॉर्मेशन को निकाल दिया है वहाँ से, और इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद आप प्रोसेस करने के काबिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वन कैन कन्विंस यू टू डू समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इरैशनल। आपसे बड़े अच्छे काम भी कराए जा सकते हैं, आपसे एट्रोसिटीज़ भी कमिट कराई जा सकती हैं, बिकॉज यू आर अनएबल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते, ये एक मसला है। ठीक है, एक ये मसला है। अगले मसले की तरफ चलते हैं। जिंदगी में आप फैसले, कोई भी फैसला आप करते हैं, एनी डिसीजन, उसकी बुनियाद क्या होती है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ डिसीजन? हाँ, information about it, sir. नहीं, अब उससे बाहर आ जाए, आगे आ जाए। कोई भी डिसीजन सोच, अच्छा कोई डिसीजन बताएं मुझे, 3 4 5 डिसीजन बताएं कोई से जो आपने पिछले 1 साल में लिए हो। एक्चुअली तो रोज़ का डिसीजन होता है। मैंने शर्ट कौन सी पहनी है, ये भी एक डिसीजन है। मैं डिग्री कौन सी करनी है, ये भी एक डिसीजन है। मैंने मोटरसाइकिल लेनी, मोटरसाइकिल में पेट्रोल कितना डलवाना है, ये भी एक, एवरीथिंग इज अ डिसीजन। डिसीजन की बुनियाद क्या होती है? सर माइंड को बनाना, थिंकिंग करना, सर। नो, डिसीजन की एक ही बुनियाद होती है, बाकी सारी बातें जो है ना वो आपकी मिस जजमेंट है या आपका ख्याल है। सिर्फ एक ही बुनियाद होती है, इसलिए उसका एक ही जवाब है। हाउ डू यू मेक अ डिसीजन? सोचें, ये वो बात, ये बड़ी आम सी बातें हैं, शायद आपसे नहीं की किसी ने, चले मैं कर रहा हूँ। हाँ, सिर्फ बेनिफिट्स? हाँ, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेनिफिट्स, अभी तक सिक्योरिटी। देयर इज ओनली वन डिसीजन, देयर इज ओनली वन बेसिस फॉर एवरी डिसीजन इन योर लाइफ। और मैं चैलेंज करूंगा और आप मुझे साबित करेंगे मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है? जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। सारे फैसले सर्वाइवल के लिए नहीं होते। ओके, हाँ, क्या आपस कुछ और बात की? अभी यही बात कर लेना, कुछ और बात कर लें। हाँ जी, कंफर्ट, बेनिफिट, इंटरेस्ट, ये
कहीं कहीं आप हैं पास लेकिन अभी तक आप डिसीजन की मुझे बेसिस नहीं बता सके। यस मतलब वही बात आप कर रहे हैं ना जो वो कर रहे हैं। Risk for losing and hope for achieving something. रिस्क लंबा हो गया, छोटा करो इसे। हाँ वो तो मैं बता ही दूंगा जाहिर है। बेटर चॉइस सर। आप में से किसी ने मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी है कभी जिंदगी में? मार्केट इज अ प्लेस वेयर, कोई पढ़ी है डेफिनेशन किसी ने? यस सर। कोई बताएगा क्या डेफिनेशन है? सर मार्केट में बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और चीज़ सेल होती है। मार्केट इज अ, चले आपकी डेफिनेशन को मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ओके। मैं आपसे कहता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज की जो इतनी बड़ी टर्म है इसकी जगह एक लफ्ज़ लगा दें। कमोडिटीज। नो सोचे, जल्दी बहुत है जवाब देने की। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बजाय मैं कहता हूँ इसकी जगह कोई एक लफ्ज़ लगाएं जो इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना दे। आज की दुनिया में मार्केट किसी फिजिकल प्लेस का नाम नहीं है। यस सर। बिजनेस हाँ, ट्रांजैक्शन। मार्केट इज अब सोचो जुमला क्या बनेगा। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन। नहीं, एक्सचेंज इटसेल्फ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन असल में ट्रांजैक्शन किस चीज़ की होती है? ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं हो रही होती, ट्रांजैक्शन किसी और चीज़ की हो रही है। वो किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है? नहीं, नो नो। हाँ, सॉरी आप जोर से बोलो थोड़ा। इतने तुम भारी भरकम आदमी हो, आवाज़ तुम्हारी इधर आ नहीं रही मुझे। हैं तुम थे? अच्छा, होंठ उसके हिल रहे थे, बोल तुम रहे थे। तुम लिप सिंकिंग करते हो मिलके क्या? हाँ हैं, डील्स? नहीं डील्स नहीं। हाँ, सारी बातें मुझे ही बताने हैं आखिर में यार। क्या ये तो बड़े अफसोस। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट for exchange of goods and services. I want you to replace goods and services with one single word. अभी जवाब, सवाल खत्म नहीं। जवाब, हाँ, ये इंटरेस्ट तो पहले भी कह चुके हो। देखो जो बातें पहले कह चुके हो वो तो खत्म होगी ना, तो अब कोई नया लफ्ज सोचना है तुम्हें। कंसिडरेशन, बेटर वर्ड बट नॉट द राइट वर्ड। नीड इज अ गुड वर्ड बट वंस अगेन नॉट द राइट वर्ड। इत्मीनान को अंग्रेजी में ट्रस्ट कह रहे हैं। चलो हाँ, उर्दू अंग्रेजी का मसला नहीं है भाई। हाँ ओके, मैं बता देता हूँ, फिर ये बड़ी लंबी हो जाएगी, अंधेरा भी हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कितनी आपको बात समझ आती है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अनलेस देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब मैं एक और जुमला आपको समझाता हूँ। अगेन ये आपकी बेसिस बनाती है सोचने की ना। मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर ट्रांजैक्शन म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है। म्यूचुअली बेनिफिशियल का मतलब है कि ट्रांजैक्शन में दोनों साइड्स को फायदा हो रहा है। क्या आप इसके खिलाफ मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं? आप कहते हैं नहीं सर, ये हर ट्रांजैक्शन तो म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होती ना। गिव मी एन एग्जांपल व्हिच नेगेट्स दिस वेरी नोशन। गिफ्ट में क्या? अच्छा चलो गिफ्ट, आओ गिफ्ट को डाइसेक्ट करते हैं। हाँ जी, गिफ्ट में क्या होता है? ये होता है एक पार्टी बेनिफिट लेती है तो दूसरे को नुकसान होता है। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है यहाँ पे? सभी मेरे दोस्त कोई अच्छा दोस्त? अब गहरा लंगोटिया यार कौन है तुम्हारा? ये नाराज हो जाएंगे सर। इतना तू पॉपुलर ना, तू बता ना यार कौन है तेरा अच्छा सबसे? दोनों है सर, दो सारे मेरे दोस्त। अच्छा चलो, अकड़ बकड़ बम्बे वो करके एक सिलेक्ट करो। बता ये साइड वाला साइड का। ये क्या नाम है तुम्हारा? शमसुद्दीन। सालगिरह कब हुई थी तुम्हारी? 10 अक्टूबर अभी हुई है। इसने क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? तो पता ही नहीं। अच्छा, अगर पता होता तुम्हें तो तुम क्या गिफ्ट देते इसे? ईमानदारी से बताना आज।
चलो कुछ देना ही पड़ जाता को, बहुत शर्मा शर्मी में कि यार नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। सर कोई भी चीज़ है जो मतलब समोसा खिला देते कैंटीन ले जाके, क्या गिफ्ट? नहीं, मैं किताब दे देता, किताब दे देते, कितने तक की? जो मैंने पढ़ी वो मुझे अच्छी लगी तो मतलब जो खरीदी ना हो, जो मेरे पास यूज़ में हो। इस्तेमाल किया। तुम में से किसी की मंगनी शंगनी हुई है? किसकी हुई है? कौन? मंगेतर को कभी को गिफ्ट दिया है? क्या है यार शर्माने के? दिए? क्या दिए अगर बता सकते हो? सर ग्लोब जिसमें पानी होता है वो जो बटन से होता है, अच्छा, कितने का आया था? 5,000। 5,000 का। इसमें से किसी की सालगिरह हो तुम उसे ग्लोब दोगे 5,000 रुपए का? क्या फ़र्क है? मंगेतर को 5,000 का गिफ्ट दे रहा है, तुम उसे किताब देने को तैयार नहीं हो अपने अच्छे दोस्त को। क्या फ़र्क है दोनों ट्रांजैक्शंस में? वैल्यू का फ़र्क है भाई। देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें कि जब आप गिफ्ट दे रहे हैं, अच्छा अब आगे डिसीजन। डिसीजन क्या है? मंगेतर की सालगिरह और तुम्हारा क्या नाम था? शमसुद्दीन की सालगिरह अगर एक ही दिन पड़ रही है तो किसे गिफ्ट देना है और कितने पैसों का गिफ्ट देना है, ये डिसीजन है। इस डिसीजन में एक चीज़ है वैल्यू, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ अभी मैंने नाम लिया। दोनों को दिया फिर। एक चीज़ है वैल्यू, दूसरी चीज़ क्या है? अभी मैंने लफ्ज़ बोला है 1.5 मिनट पहले। वैल्यू को किसी से साथ कंपेयर कर रहे हो? वैल्यू क्या है? अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में तुम गिफ्ट दे रहे हो, उसमें वैल्यू क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन, पहले वैल्यू प्रोपोजिशन का फैसला करते हैं ना। व्हाट इज वैल्यू? सर द थिंग है वैल्यू सर। नहीं, गिफ्ट तुम दे रहे हो, वैल्यू क्या है इस ट्रांजैक्शन में? शमसुद्दीन और मंगेतर दोनों को गिफ्ट देने में वैल्यू क्या है? वैल्यू शमसुद्दीन है मेरे लिए सर, ये वैल्यू वो तो तुम्हारे लिए कख वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू क्या है फिर बताओ। तो उसकी वैल्यू हमने डिटर्मिन कर ली, तुम्हें पता भी नहीं उसकी सालगिरह कब गुजरेगी। हाँ बताओ, वैल्यू कुछ और है। क्या वैल्यू? इमोशनल नहीं, ये थोड़ा सा यार कुछ डालो, कोई रोमांस डालो उसके अंदर, कोई थोड़ी वो डालो। बताओ वैल्यू क्या है? इमोशंस। तुमने जब ग्लोब दिया खुद से दिया था? ओहो, अच्छा, सारा सिनेरियो ही फेल हो गया। अच्छा है, सख्ती होती है। चलो पहुंचाया था तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्लोब देख के? उसको ओके, क्या हो रहा है? वैल्यू क्या है? शमसुद्दीन के चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट या खुशी, ठीक है, या मंगेतर की तरफ से कुछ रेसिप्रोकेट होना, ये वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू के लिए आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू का मतलब ये नहीं कि वैल्यू को आप कोई तराजू में तोल सकते हैं कि इतने किलो की वैल्यू होगी या इतने पैसों की वैल्यू होगी। वैल्यू के बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं उसको जज करने के, लेकिन वैल्यू को आपने किसके साथ कंपेयर किया है? असल मसला क्या है बीच में? ये सारी कहानी मैंने स्लाइड डाला। सोचो, अब मैं वैल्यू को किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ? नहीं, डिसीजन हो गया। डिसीजन में वैल्यू डिटरमिन कर ली, वो भी मैंने बताई है तुम लोगों को। इसको भी वैल्यू मैंने बताई है, तुम्हें ही वैल्यू मैंने बताई है। शर्म का मुकाम, तुम्हें खुद वैल्यू पता होनी चाहिए। 5,000 का तुम गिफ्ट दे रहे हो। हाँ, वैल्यू के बाद वैल्यू को मैंने कंपेयर किस चीज़ से किया है? हाँ, नॉट रिटर्न। वैल्यू को मैंने सारे जवाब मैं ही दे देता हूँ। वैल्यू को मैंने कंपेयर किया है प्राइस से। फॉर एवरीथिंग दैट जनरेट्स वैल्यू यू पे अ प्राइस। करते हो? आप में से कितने लोग, पता नहीं इस सवाल का जवाब अगर ना देना चाहो तो ना देना, कितने लोग 5 वक्त की नमाज, चलो एज्यूमिंग कि आप सारे मुसलमान हैं, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, आप किसी बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में लेकर जाना चाह रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आप बड़े स्पेक्ट्रम में समझो। कितने लोग नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की? एक। हाँ, अरे यार ठहर जाना, अभी 5 वक्त पे आ जाना। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, ठीक है। आप में से कौन है जो जिसने आज कोई नमाज नहीं पढ़ी? चलो पीछे का नहीं पूछता, कोई एक बंदा, मैंने नहीं पढ़ी। क्या तुमने? ओके, आपसे मैं पूछूं, ओके, आप भी मुसलमान हैं, लेट्स से आप भी मुसलमान हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम एज्यूम कर लेते हैं। रिलीजन मेरा टॉपिक नहीं है आज के दिन, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट उस पर अभी नहीं बात कर रहे। नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह की रजा के लिए। ये तुम्हारे लिए वैल्यू है? नमाज की कोई वैल्यू होगी ना? नमाज की प्राइस क्या है?
एफर्ट्स हर चीज़ की प्राइस होती है भाई। वैल्यू मैंने डिटरमिन कर ली और मान ली तुम्हारी बात, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई मंदिर में जाके घंटा बजा रहा है, वो भी भगवान की रज़ा के लिए कर रहा है। कोई चर्च में कर रहा है इबादत, वो जीसस की रज़ा के लिए कर रहा है, मान ली ये बात, ये वैल्यू है आपके लिए। आपने वैल्यू जितनी मुजर्रद है, जितनी एब्स्ट्रैक्ट है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, बट है वैल्यू। मैं पूछता हूँ, इज देयर अ प्राइस? टाइम, फेयर इनफ, गुड इनफ एक्चुअली। टाइम इज द प्राइस। 5 मिनट है ना तुम्हारे, उसमें तुम नमाज पढ़ते हो। वाई अब आप सोचें, ये वो प्राइस पे करने को तैयार क्यों नहीं है और तुम वो प्राइस पे करने को तैयार क्यों हो? थिंक अबाउट इट। टाइम तो पाकिस्तानियों के पास जो चीज़ वाहिद है वो टाइम है, ठीक है। आप वो एक मैं उसकी पढ़ रहा था कहीं पे, एक सिफारतकार की याददाश्तें थी। उसने कहा मैं फंस गया उधर ना, सिग्नल ये नहीं होता रेलवे का फाटक, तो फाटक बंद हो गया तो लंबी लाइन लग गई। इतनी देर में देखा एक बंदा पीछे से चीरता हुआ ट्रैफिक की सफ़ों को आया, साइकिल उसने कंधे पे उठाई, इसको फांदा, उसके ऊपर से इसके ऊपर से करके गेट के ऊपर से टाप के उस तरफ चला गया कि किस तरह, और ट्रेन बस यूं गुजरी और वो निकल गया। मैंने कहा यार बहुत ही इमरजेंसी होगी जो इस तरह ये भागा है। और ये एक था, कहता है थोड़ी देर बाद सिग्नल खुल गया, ट्रैफिक खुल गई, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जिस तरह होता है आगे सामने फंस जाती हैं गाड़ियाँ, फंसी रही बड़ी मुश्किल से। कोई कहता है आधे पौने घंटे बाद ट्रैफिक क्लियर हुई तो हमारी गाड़ी वहाँ पटरी से, कहता है 100 गज आगे गया तो देखा वही बंदा जो साइकिल फलांग के लेकर गया था वो वहाँ खड़ा बंदर का तमाशा देख रहा था। सो एवरीबडी हैज़ टाइम। टाइम बड़ा है भाई, वो बेशक बंदर का तमाशा देखने के लिए, लेकिन गाड़ी के लिए नहीं रुकना, वो अलग बात है, ठीक है। वैल्यू प्राइस वहाँ पर। कौन था, किसने नमाज नहीं पढ़ी आज? कोई? चलो हाँ, सिर्फ एक बंदा, बाकी सबने पढ़ी। आप बताओ क्यों नहीं पढ़ी आज नमाज? तुम्हें वैल्यू नहीं समझ आती, ठीक है। आप में से कोई एक शख्स जो किसी एक गिवन टाइम पे नमाज नहीं पढ़ता, अच्छा क्या होता है, आप में से बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, जैसे हर एक के लिए वैल्यू और प्राइस चेंज हो जाती है, ठीक है। कौन वो ट्रांजैक्शन करने में इंटरेस्टेड होगा? जहां आप ट्रांजैक्शन कब करने में इंटरेस्टेड होंगे? जब वैल्यू तो हर एक को पता होती है। देखो मैंने इससे पहले एक और स्टेटमेंट दी थी, मैंने कहा था कि हर ट्रांजैक्शन म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है। मैंने आपसे कहा था, मैं अभी थोड़ी देर डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, मैं वापस अपने सवाल पे जाता हूँ। आप में से कोई मुझे एक मिसाल दे सकता है किसी ऐसी ट्रांजैक्शन की जो आपने ज़िंदगी में कभी होती देखी हो, जिसमें एक को फ़ायदा और एक को नुकसान हुआ? उसने तोहफे की मिसाल दी थी, वो हमने निकाल ली कि तोहफा मंगेतर को क्यों महंगा दोगे, नुकसान क्यों करो, और दोस्त को सस्ता क्यों दोगे। हमने वैल्यू और प्राइस का कंपैरिजन कर लिया। कोई ट्रांजैक्शन आपकी समझ में आती है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ना हो, जिसमें एक पार्टी को फ़ायदा एक को नुकसान हुआ? डैमेजेस क्लेम करें अदालत में किसी के खिलाफ, हाँ, तो डैमेजेस जो पे करेगा जाहिर है जिसको किए जाएंगे, ना पे करे तो क्या होगा? उसको नुकसान होगा। नहीं, पे करे तो नुकसान होगा, ना पे करे तो नुकसान होगा। पे करने से भी नुकसान होगा, नहीं करने से भी। ना पे करने तो क्या करेगा? वो पे करेगा या नहीं करेगा अगर दोनों नुकसान है? सर वो उस पर डिपेंड करता है, वो वैल्यू किस चीज़ को देता है। भाई फिर वही बात आ गई ना, क्या ट्रांजैक्शन म्यूचुअली बेनिफिशियल हुई कि नहीं हुई? आपके पास दो ऑप्शन है, आप 2 लाख रुपए दे दें या 2 साल के लिए जेल में चले जाएं। आप 2 लाख रुपए दे देते हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है इसमें मेरा फायदा है कंपेयर टू दी अदर ऑप्शन विच इज गोइंग टू द प्रिजन फॉर 2 years। जी, आप में से किसी ने हाथ उठाया था? हाँ सर, अगर देखा जाए पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर हम कोई चीज़ मंगवाते हैं हाँ, तो वहाँ पे सर जो चीज़ वहाँ पे ऑनलाइन वो लोग प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो ठीक है। अगर वो देते हैं, लेकिन वहाँ पे वही प्रोडक्ट जो चीज़ हम मंगवाते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते तो चीज़ वही नहीं होती, हो गया। वो फ्रॉड होते हैं सर उसमें। हो गया ये। अच्छा, अब आप एक और, ये इसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब ये क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हाइंडसाइट। आप कहते हैं यार ये जो काम मैंने, अच्छा आप में से, चलो मैं अगेन चूंकि डिस्कशन थोड़ी सी फैलती जा रही है तो थोड़ा सा हम फैला देते हैं, कोई मसला नहीं। आप में से कितने लोग हैं, अब आपकी उम्र 23 साल है, बट आपने ज़िंदगी में डिसीजन लिए होंगे, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें अपने किसी डिसीजन पे, कोई भी डिसीजन पे रिग्रेट है? 1 2, बाकी किसी को कोई रिग्रेट नहीं है ज़िंदगी में? मैं पूछूंगा नहीं क्या डिसीजन, ठीक है, मैं नहीं पूछता। रिग्रेट्स है। व्हाट इज़ अ रिग्रेट? अभी तुमने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, चीज़ गलत आ गई, रिग्रेट के ऑनलाइन ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, रिग्रेट है ना। चलो, और कोई रिग्रेट जो आप शेयर करना चाहें?